हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। जितने भी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो थी हमारी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कि किस तरीके से जो हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस थे उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को कार्व आउट किया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक excavation, like coins, like the trading relation between the Middle East or any country between India, and you can say inscriptions and pillars। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सोर्स में देखा था। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ही जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया को समझेंगे। ठीक है, बुक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अरिहंत की बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस बुक को खरीद भी सकते हो। तो चैप्टर 1 हम लोग का ऑलरेडी फिनिश है। चैप्टर 2 आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। किस तरीके से हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन हुई है ये समझते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हिस्ट्री को हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर क्लासीफाई करें या फिर रिटन इंस्क्रिप्शंस या फिर रिटन वर्ड्स के तौर पे अगर हम लोग इसको क्लासीफाई करें तो एक हो जाएगा आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक हो जाएगा आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एक हो जाएगा आपको हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो यहां पे 2 एज आएगा, एक हो जाएगा स्टोन एज, एक हो जाएगा कॉपर एज, सीयू एज। ठीक है, एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं, जो कॉपर एज है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहते हैं ना। ब्रॉन्ज कहने का क्या मतलब हुआ? कॉपर प्लस टिन। मतलब इतना साफ है कि अगर कोई आदमी एलॉय यूज कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल मेटल्स की जानकारी होगी तभी तो वो एलॉय फॉर्म कर सकता है। तो इतना तो समझ में आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर के बारे में पता था। तो उससे पहले कॉपर आया होगा, तो कॉपर उससे पहले भी आया। फिर ये माना जाता है कि जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ उसके बाद वाले पीरियड में फिर से कॉपर का ही यूज ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, तो समझिए प्री हिस्टोरिक पीरियड में 2 एज आएगा, स्टोन एज एंड कॉपर एज। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ना, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, डिफरेंस क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या है कि हमें कोई भी रिटन सोर्स हमारे पास नहीं है, नो रिटन सोर्स अवेलेबल। प्रोटो हिस्टोरिक की बात कर ले, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है? रिटन सोर्स अवेलेबल है लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसमें लिखा क्या है। ठीक है, मतलब जो प्रोटो हिस्टोरिक के लोग थे, जो ह्यूमंस थे, वो बहुत सारे चीज़ों को एज ए सिंबल लिख के गए हैं, बट जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी जो इंस्क्रिप्शंस है, जो उनकी जो रिटन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको हिस्टोरियंस डिकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू डिकोड द थिंग्स दैट दे हैव रिटन। और इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको आप लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सपेंशन की बात करें तो माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी, 1750 बीसी। ठीक है, इसी तरीके से आप और क्या समझ सकते हो, वैदिक पीरियड भी इसी में आ जाएगा। वैदिक में लेटर वैदिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैदिक की बात कर रहा हूँ 1500 से 600 बीसी। यहाँ पे 1000 बीसी आता है, वहाँ पे आयरन की खोज हुई थी। ठीक है, तो 1500 से 600 बीसी भी एक तरीके से प्रोटो हिस्टोरिक था। मतलब वो लिख के तो गए थे बट वी वर नॉट एबल टू डिकोड व्हाट दे हैव रिटन क्लियरली, टू बी वेरी इन क्लियर वर्ड्स। अगर इसी तरह हिस्टोरिक की बात करें तो हिस्टोरिक में ये एक चीज़ आ जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड की बात कर लेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ लिखा गया ना उसको धीरे धीरे करके लोगों ने डिकोड कर दिया। जब लोगों ने उसको डिकोड किया तो उसके बारे में और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एक्सकेवेशंस के अलावा रिटन स्ट्रक्चर भी, रिटन चीज़ें भी हमें समझ में आने लगी, तो हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप समझ सकते हैं इसके बारे में। जो सोर्सेस लिया गया है वो आपको न्यू एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6, दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 अर्ली मैन। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 लाइफ इन प्री हिस्टोरिक टाइम। देखिए बेसिकली मैं क्लास 11th और 12th को यूज़ करता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी वाली को। तो मतलब थ्योरेटिकल अगर कंसेप्ट लेना है तो 11 12 मोर देन सफिशिएंट है ओल्ड वाली, आर.एस. शर्मा जी वाली। लेकिन अगर आपको बेसिक बहुत ज़्यादा जानना है तो उसकी एमसीक्यू लगा लो। एमसीक्यू भी एक
एक रिवर्स इंजीनियरिंग होता है जिसके थ्रू आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है किस बुक से यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द पैलियोलिथिक फेज। एक चीज समझना है, जहां भी लिथिक टर्म आए ना उसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है, स्टोन। जैसे मेगालिथिक, जैसे एक टर्म आया मेगालिथिक, मेगालिथिक कहने का मतलब हुआ वैसे स्टोन्स जो मेगा स्ट्रक्चर थे, जैसे कि आपको पता होगा कुछ रोम के वाले एरिया में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ क्या है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स कह सकते हो आप, या फिर बहुत बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर आपको हैंग्ड रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। साउथ इंडिया में कहीं कहीं पे, जैसे ये मान लीजिए कोई ग्रेव है, ठीक है, उनके आसपास बड़े बड़े बोल्डर्स को इसे करके घेर दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारे मेगालिथिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पैलियोलिथिक फेज, तो ऑफ द कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द मैन इज ऑल्सो रेफर्ड एज। देखिए, जब भी हम लोग बात करें ना पैलियोलिथिक एज की, तो ओल्ड स्टोन एज को हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते थे। देखिए, एक एक चीज को समझिए, आराम से बता दूंगा आपको। तो जो ओल्ड स्टोन एज था उसको पैलियोलिथिक एज कहते थे। अब एक चीज समझिए, जब शुरुआत हुई थी हमारे सभ्यता की ओल्ड स्टोन की, ठीक है, तो उस वक्त जो फेज था ना वो आइस एज था, वो आइस एज भी था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग नियोलिथिक फेज की तरफ आना शुरू करें, जैसे जैसे हम लोग जैसे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक की तरफ मूव करना शुरू किए, तो धीरे धीरे टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वार्मर होने लगा, हल्का हल्का वार्म होने लगा, जिसके कारण ह्यूमन सर्वाइवल और ज़्यादा पॉसिबल होने लगा। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बेकार हो सकता है, लेकिन रसिया जैसे एरिया के लिए, सर्बिया जैसे एरिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसको देखा जाता है। इसीलिए पेरिस एकॉर्ड को रसिया छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अर्थ की एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगी तो इससे रशिया को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल, उनकी जो 70-80% जो बैरन लैंड है, जो वाइट स्नो कवर्ड लैंड है ऊपर टॉप रशियन साइबेरियन एरिया में, वो पिघलेगी, तो उनके लिए जो अच्छी होगी ना, उनको इकोसिस्टम फ्लोरा फौना उनका एग्जिस्ट करेगा अच्छे से। तो चीज़ों को समझना आ रहा एस्पेक्ट में, ठीक है। तो पैलियोलिथिक फेज ऑफ द कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द मैन इज ऑल्सो रेफर्ड एट, ओल्ड स्टोन एज तो था ही, साथ में आइस एज भी था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सीधी सी बात है, ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इंडिया में इसको नेचर, देखिए अगर हम लोग बात करें प्री हिस्टोरिक को, तो दो भाग में बांटा गया था, स्टोन एज एंड कॉपर एज। फिर उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक, फिर हिस्टोरिक फेज में बांटा गया था। अब देखिए, जो पैलियोलिथिक जो एज थी स्टोन एज, उसको भी डिफरेंट डिफरेंट फेज में बांटा गया था, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज एंड आप कह सकते हो नियोलिथिक एज, ठीक है। तो स्टोन एज को क्लासिफिकेशन करें, पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक को भी 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है। उसके बाद मेजोलिथिक एज पे आया, फिर नियोलिथिक एज पे आया ये। और अगर मेटल एज की बात कर लें, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। मैं आपको सारा डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है, मैं क्वेश्चन के थ्रू चलूंगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखते हैं। चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द प्री हिस्ट्री द 3 मेजर टूल टाइप, हैंड एक्स, चॉपर्स एंड फ्लेक्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ विच फेज ऑफ द ह्यूमन कल्चर इवोल्यूशन। क्वेश्चन को देखिए आराम से, कह रहा है कि अगर हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करें, 3 तरीके के मेजर टूल्स को यूज किया गया था। हैंड एक्स हो गया, एक्स तो पता ही होगा आपको, जिससे लकड़ी काटते हैं, चॉपर्स जिससे चॉपिंग करते हैं, फ्लेक्स, फ्लेक्स क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन की बनी हुई इंस्ट्रूमेंट्स होती है, जिसको यूज किया गया ह्यूमन कल्चरल इवोल्यूशन के लिए। तो वो किस फेज में यूज किया गया, तो अगर हम लोग बात करें चॉपर्स, हैंड एक्स एंड फ्लेक्स की, तो वो यूज किया गया था आपको पैलियोलिथिक एज में। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो वेपन्स था उसकी साइज छोटी होती गई और ज़्यादा शार्पर होते गया ना, वैसे वैसे हम लोग लेटर फेज में आते चले गए। जैसे पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो जैसे मेजोलिथिक आया तो और शार्प हो गया, छोटा होने लगा, माइक्रोलिथ्स यूज करने लगे, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करने लगे। अगर हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करें तो 3 मेजर टूल यूज किया गया था, हैंड एक्स, चॉपर्स एंड फ्लेक्स इंप्लीमेंट किया गया था पैलियोलिथिक फेज में। लोअर पैलियोलिथिक की बात करें या फिर अर्ली ओल्ड स्टोन एज की बात करें, जो कि देखिए पैलियोलिथिक में मैंने 3 बताया था, लोअर पैलियोलिथिक, फिर मैं आपको मिडिल पैलियोलिथिक
एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, ये 3 फेज बताया ना। तो लोअर पैलियोलिथिक था ना, वो स्टोन एज को सबसे ज़्यादा कवर करता है, वो आइस एज को सबसे ज़्यादा कवर करता है, क्योंकि ठंड उस वक्त बहुत ज़्यादा था, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आइस एज को हम लोग प्लेस्टियोसीन या फिर प्लेस्टोसीन भी कहते हैं पीरियड, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ इंडिया इज नॉट रिलेटेड टू लोअर पैलियोलिथिक। कौन सा ऐसा साइट है जो लोअर पैलियोलिथिक से बिलोंग नहीं करता है? तो देखिए, एक चीज समझिए, सोहन वैली हरियाणा वाला रीजन ये बिलोंग करता था। विम्बेटका, आपको पता होगा विम्बेटका केव एमपी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। विम्बेटका में बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एप्रिसिएबल हैं, ठीक है। डिंडवाना, डिंडवाना कहाँ पे है? ये राजस्थान वाले रीजन में है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस तीनों में लोअर पैलियोलिथिक की बात हो रही है, तो वो सराय नाहर राय नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट की देख ले, सराय नाहर राय जो है वो लोअर पैलियोलिथिक एज में नहीं फॉल करता है, वह एक मेसोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस तरीके से जो स्टोन एज है उसको क्लासिफाई किया गया 3 भाग में, पैलियोलिथिक, फिर आप चले जाओ मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। पैलियो की बात कर लें, चलिए आपको टाइमलाइन बता के मैं बता देता हूँ। देखिए, पैलियो की बात कर ले तो मान लो इन्फिनाइट टाइम से आ रहा है और 8000 BC तक समझ लीजिए, ये हो गया पैलियो। ये सबसे अर्ली फॉर्म वाला था, यहाँ पे आइस एज का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, ये सबसे ज़्यादा ठंड वाला एरिया था इस टाइम ड्यूरेशन में। पैलियोलिथिक में मैन ने फायर को इन्वेंट किया था, और समझिए फूड गैदरिंग पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे मैन, यहाँ पे हंटर्स हुआ करते थे इंसान, यहाँ पे वेपन्स बनाने सीखे थे वो स्टोन से। पैलियो की बात करें तो 3 क्लासिफिकेशन, लोअर में ये लोग क्वार्जाइट एक पत्थर होता है उसको यूज करना सीखे, उस स्टोन को यूज करना सीखे, उससे चॉपर बनाने लगे, हैंड एक्स बनाने लगे। चॉपर कहाँ मिला है? तो चॉपर मिला है आपको सोहन रिवर वैली, जो हरियाणा वाले रीजन में, वहां पे चॉपर मिला था पहली बार। फिर हैंड एक्स कहाँ मिला है? हैंड एक्स एक बहुत ही पॉपुलर साइट है, पल्लवरम तमिलनाडु वाले एरिया में मिला है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अगर बात करें मिडिल पैलियोलिथिक साइट की, तो जैस्पर एंड चर्ड स्टोन्स यूज करते थे, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको यूज करते थे। इसमें जो मेन इक्विपमेंट्स थे, अभी मैं बात कर रहा हूं मिडिल पैलियोलिथिक की, तो फ्लेक्स यूज करते थे, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए स्टोन्स के, और इसी मिडिल पैलियोलिथिक साइट को फ्लेक कल्चर भी कहा गया है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपर पैलियोलिथिक पे, जहां पे ब्लेड्स यूज किया गया, हैंड एक्स तो होगा ही, क्लीवर्स यूज किए गए, स्क्रैपर्स यूज किए गए, ठीक है। अब क्लीवर्स क्या हो गया? क्लीवर्स मतलब एक तरीके से पूरा शार्प हो गया एक तरफ से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग अपर पैलियोलिथिक की बात कर ले, तो यहां पे होमोसेपियंस की डिस्कशन होती है, ये यूज किया गया होमोसेपियंस के द्वारा। एविडेंस कहां कहां मिला है? सोहन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, याद रखिएगा ये 3, ठीक है। जहां पे केव पेंटिंग्स के भी कुछ एविडेंस मिले हैं, जैसे विम्बेटका, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं मेसोलिथिक पीरियड की, तो साइज ऑफ इक्विपमेंट छोटा होता चला गया। इस स्टेट में मेसोलिथिक साइट में सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो वो ये याद रखनी है, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार, पशुपालन स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। एविडेंसेस कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ एमपी में, बागोर राजस्थान में। पहले एविडेंस मिला है ह्यूमन स्केलेटन का, कहाँ पे मिला है? यूपी के प्रतापगढ़ में मिला है और सराय नाहर में मिला है, ठीक है। नियोलिथिक की बात कर ले, 4000 BC से लेके 2500 BC आप कह सकते हो। मैन ने व्हील्स का इन्वेंशन किया, चक्के का इन्वेंशन किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया इस पीरियड में, और इसकी सबसे पहली प्रमाण मिली है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। एग्रीकल्चर की बात करें, बार्ली, व्हीट, कॉटन, बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया लेकिन थोड़ा जरूरी भी होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ कुरनूल केव्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, कुरनूल केव्स कह रहा है तो जरूर साउथ इंडिया का बात होगा। कह रहा है विथ रेफरेंस टू प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ कुरनूल केव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यह क्वेश्चन लिया गया आपको चैप्टर 2 क्लास 6 ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है द केव इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड बिलोंग्स टू पैलियोलिथिक फेज ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया।
दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो वो केव है कुरनूल केव, वो आंध्र प्रदेश के लोकेशन में लाई करती है, और वो फेज जो है जब ये मिली है तो वो किस फेज से बिलोंग करती है, तो पैलियोलिथिक फेज से बिलोंग करती है। ठीक है, मतलब सबसे ठंडे टाइम वाली रीजन वाले में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है पीपल बिलोंगिंग टू दिस साइट वेर एक्वेंटेड विद द नॉलेज ऑफ फायर। तो ये आपको पता होना चाहिए, पैलियोलिथिक एज में फायर के बारे में एक्वेंटेंसी थी। ठीक है, लेकिन फायर के प्रॉपर यूज को नहीं समझ पाए थे वो। समझ रहे हो आप, फायर देखते थे तो भागते थे डर से, फायर को से एक्वेंटेंसी थी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2017 में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या वो हॉर्सेस से अवेयर थे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे क्या वो हॉर्स से अवेयर थे? बहुत लोगों ने उसको गलत बता दिया कि नहीं, अवेयर तो थे नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन एक जगह हॉर्स की स्ट्रक्चर मिली है, स्केलेटल मिली है, तो वो लोग हॉर्स से अवेयर थे, लेकिन हॉर्स को डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे। हॉर्स उनके पास खुद का नहीं होता था। हो सकता है कहीं से, मान लीजिए किसी मेसोपोटामियन सभ्यता या फिर इजिप्ट से कहीं से भी लोग आकर के, अफगानिस्तान से, मंगोलिया से हॉर्स को लेके आए, और कुछ हॉर्स लाने के बाद जो ट्रेड के लिए लाए थे वो मर गए यहीं पे। तो वो लोग अवेयर तो थे ही, जानते थे हॉर्स के बारे में, लेकिन वो लोग हॉर्स को पालते नहीं थे क्योंकि हॉर्स मिलता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आखिर ये पूछ क्या रहा है। विच आर द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, कौन से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो फर्स्ट विजिट किए भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो भीमबेटका केव जो आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हो कि भीमबेटका को कब ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो कौन थे वो? थे आपको वीएस वकानकर जी। ठीक है, थोड़ा नेम प्रोनाउंसिएशन एरर हो सकता है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें वीएस वकानकर जी जो है वो विजिट किए थे भीमबेटका केव में और डिस्कवर किए थे प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग्स। ही स्पेंट, बहुत सारे ईयर्स को उन्होंने स्पेंड किया। कैसे सर्वे किया उन्होंने उस पर, कि जो वैसे हिल्स पे भी सर्वे किया जो कि इनएक्सेसिबल था। ठीक है, भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है? विंध्यान हिल, आपको पता होगा विंध्यान हिल है मध्य प्रदेश में। लगभग 800 रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ पे, 500 जिसमें से रॉक पेंटिंग्स को बेयर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है with reference to the cultural phase of the lower Paleolithic, with reference to the cultural phase of the lower Paleolithic in India, which of the following statement is are correct? ठीक है, तो करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए इसी चीज़ का ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? हमें कंसिडर करना है लोअर पैलियोलिथिक फेज को, कल्चरल फेज को। ठीक है, तो कह रहा है इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लेशिएशन एंड कवर्ड ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक हो जाएगा लोअर पैलियोलिथिक, एक हो जाएगा मिडिल पैलियोलिथिक, एक हो जाएगा अपर पैलियोलिथिक। तो लोअर और मिडिल पूरा का पूरा आइस एज था। ठीक है, आइस एज, और अपर का कुछ स्टार्ट था आइस एज वाला, बाकी सारा उसके बाद धीरे धीरे अर्थ जो है वो वार्मर होने लगा। तो पहला ऑप्शन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड कह रहा है ड्यूरिंग दिस फेज रॉक शेल्टर सर्व्स एज अ सीजनल कैंप्स फॉर ह्यूमन बींग्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम लोग लिथिक एज की बात करेंगे, स्टोन एज की बात करेंगे, तो जो रॉक शेल्टर्स होते थे, गुफा होता था, उसमें ही लोग ह्यूमंस जो थे वो यूज करते थे, सीजनल कैंप्स बनाते थे। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, 1 और 2 तो करेक्ट है। थर्ड देखते हैं द कल्चर, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। हाँ ठीक है, थर्ड कह रहा है द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात होती थी, लोअर पैलियोलिथिक में नहीं होती थी। ठीक है, और क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर, ये सब सारे के सारे डोमेस्टिकेशन हो गई मेसोलिथिक में, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो ओनली 3 जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखते हैं, देखिए बेसिक सी बात है, लोअर पैलियोलिथिक जो था वो उसमें डोमेस्टिकेशन नहीं था, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी नहीं था, सीधी सी बात है। मेसोलिथिक की बात करेंगे तो ये दोनों फेज को हम लोग लाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विथ रेफरेंस टू कल्चरल फेज ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक फेज का। कह रहा है इट ऑकर्ड बिटवीन 500,000 BC से लेके 50,000 BC। अब देखिए डेट आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है,
लेकिन आपको एक अप्रॉक्सीमेशन याद होना चाहिए, डेट का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज याद होनी चाहिए, जिससे आप आराम से उसके आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि मिडिल जो पैलियोलिथिक था उसकी टाइम फ्रेम थी 500,000 BC से लेके 50,000 BC तक। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं, द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ दिस फेज वेयर वेराइटीज ऑफ ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोर्स एंड स्क्रैपर्स, ठीक है। ब्लेड्स क्या हो गया, एक तरीके से देखा है तो देखिए, या फिर हाँ ये हो गया ब्लेड्स, एक तरफ से शार्प होगा, बाकी तरफ से वो अटैच्ड होगा हैंडल में, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें क्लीवर्स की, तो क्लीवर्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से शार्प कर लो उसको, ठीक है। बोर्स का मतलब क्या हो गया, जो छेद करने के लिए, ड्रिल करने के लिए एक तरीके से यूज होगा, तो इस तरीके का शेप होगा उसका, ठीक है, और यहाँ पे हैंडल जैसा होगा और ये पॉइंटेड होगा। स्क्रैपर्स का मतलब समझ सकते हो, इस तरीके का भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्क्रैपिंग वेपन्स के लिए, स्क्रैपिंग टूल्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है द आर्टिफैक्ट ऑफ दीज एज आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस नियर नर्मदा रिवर बेसिन, ठीक है। तो करेक्ट पूछ रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए सीधी सी बात है 2 और 3 करेक्ट है, लेकिन पहला जो ऑप्शन दिया है ना 50,000 से कितना दिया था, 500,000 से 50,000, तो ये नहीं है, 50,000 से लेकर के 40,000 BC तक था इसका मिडिल पैलियोलिथिक का, तो ये याद रखिएगा। हालांकि आपको डेट याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह की क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रख सकते हो, रिस्क लेने से क्या फायदा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट की बात करें, मिडिल पैलियोलिथिक फेज की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोर्ड्स एंड स्क्रैपर्स जो कि फ्लेक्स के बने होते थे, ये बहुत ही लार्ज नंबर में मिले थे आपको। ब्लेड्स लाइक टूल्स बहुत ज़्यादा मिलते थे। ज्योग्राफिकल होराइजन की बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक साइट जो है वो रफली आपको लोअर पैलियोलिथिक साइट से कोइंसाइड करेगा कोने में आकर के। और अगर हम लोग बात करें जो आर्टिफैक्ट्स मिला है इस एज में, इस फेज में, वो आपको बहुत सारे प्लेसेस में नर्मदा रिवर बेसिन में या फिर साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर के आसपास भी मिला है ये, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन 8 पे, कह रहा है द मॉडर्न होमोसेपियंस इमर्ज्ड इन विच ऑफ द ह्यूमंस कल्चरल हिस्ट्री। तो मॉडर्न होमोसेपियंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस में इमर्ज हुआ था, तो ये इमर्ज हुआ था आपको अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द अपर पैलियोलिथिक फेज ऑफ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द अपर पैलियोलिथिक फेज ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंध्रा में आपको पता होगा कुर्नूल वाला रीजन। गिव्स एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टूल्स। देखिए जब भी हम लोग आंध्रा एंड कर्नाटका की बात करें, जो कि अपर पैलियोलिथिक की फेज की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग पैलियोलिथिक फेज में आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो शार्पर होते चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। तो ब्लेड्स, ब्यूरेन्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गुजरात में भी ये चीज़ देखने को मिला। केव्स एंड रॉक शेल्टर भी काफ़ी ज़्यादा मिला, जैसे विम्बेटका मिला। होमोसेपियंस का भी प्रेजेंस आया अपर पैलियोलिथिक एज में, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लेड्स एंड ब्यूरेन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्री हिस्टोरिक आर्ट। देखिए क्वेश्चन देखिए, उसके टाइम फ्रेम को देखिए, प्री हिस्टोरिक की बात कर रहा है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, मतलब वैसी चीज़ें जहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिला था। प्रोटो जहाँ पे लिखा हुआ तो मिला था, लेकिन इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग रीड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्री हिस्टोरिक की बात कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको बताना है। ऑप्शन 1 कह रहा है द अर्ली मैन प्रैक्टिस्ड रॉक पेंटिंग्स विथ डिपिक्टेड डिफरेंट फैक्ट्स facets of hunting gathering economy, ठीक है। ऑप्शन 2 देखते हैं, Vimbetka situated in Maharashtra contains more than 500 painted rock shelter. No, it's not presented in Maharashtra, it's in Madhya Pradesh, 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल। सो ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन 1 सिर्फ सही है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में 11 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 11? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्चरल फेज ऑफ अपर पैलियोलिथिक। मतलब जो हमारी वेपन्स होगी वो छोटी होती चली जाएगी, ज़्यादा शार्पर होती चली जाएगी, होमोसेपियंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, इसको पहले पिन पॉइंट करना है, ठीक है। तो देखिए
क्वेश्चन ऑप्शन 1 कह रहा है इट कोइंसाइड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज विद क्लाइमेट बिकम कंपैरेटिवली वार्म। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने अब क्या बताया था कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर का इनिशिएशन फेज, इस तीनों को ले लीजिए तो आइस एज था, ठीक है, जिसमें लोअर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटेंस आइस एज का फॉर्मेशन था। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया। Caves and rock shelters used by early human beings in the upper Paleolithic phase has been discovered at Vimbetka. Absolutely correct. Vimbetka में upper Paleolithic phase में जो भी caves यूज किया गया वो आपको उसके एविडेंस मिले हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 2 जहाँ भी होगा, 1 जहाँ भी होगा वो तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा डी होगा, ये तो पता चल गया। अब कह रहा है मोस्ट ऑफ द साइट बिलोंगिंग टू द अपर पैलियोलिथिक फेज हैव बीन डिस्कवर्ड इन एल्यूवियल प्लेन एंड इंडस प्लेन। देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए एकदम कान खोल के कि पैलियोलिथिक फेज जो होगा ना उसके लिए स्टोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि हमें टूल्स बनाने थे। हमारे जो एंशियंट वाले लोग थे उनको टूल्स चाहिए था, क्योंकि वो उससे हंटिंग करेंगे और हंट करेंगे तभी वो उनकी लाइफ सर्वाइव हो पाएगी। तो टूल्स चाहिए के लिए स्टोन चाहिए, क्योंकि मेटल्स की खोज तो हुई नहीं थी। तो स्टोन चाहिए। स्टोन मिलेगा कहाँ पे? बिल्कुल प्लेन्स में बिल्कुल नहीं मिलेगा। गंगा दोआब में कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इंडस दोआब में कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये फेज नहीं था। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो लोग प्रेफर ही नहीं करते थे इस एरिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ द एंशिएंट इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स वेयर एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक। देखिए मेसोलिथिक साइट फर्स्ट हो गया, पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो मेजियो वाला आ गया बीच वाला। यहाँ पे आपको एक चीज याद मैंने कराया था ना, डोमेस्टिकेशन वेयर द मोर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डोमेस्टिकेशन। ये आपको याद रखना, पशुपालन का जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो आपको बताना है प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी जो साइट्स हैं वो मेसोलिथिक साइट से एसोसिएट करती हैं। एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कभी आगे टाइम फ्रेम में, मेसोलिथिक साइट्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम की साइट्स को, ठीक है। तो देखिए बिरभानपुर ये एक साइट थी मेसोलिथिक की, एंड ये थी तिरुनेलवेली, ठीक है, तिरुनेलवेली। ये दोनों जो साइट थी बिलोंग करते थे आपको मेसोलिथिक साइट से, ठीक है। मांडा के बारे में आपको बताऊं तो मांडा आपको पता होगा, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में होगा। ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सपेंशन अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हिंडौन या आलमगीरपुर, ऊपर मांडा हो जाएगा, इधर मेहरगढ़ हो जाएगा। तो आपको याद आना चाहिए ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हो जाएगा उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो ये नहीं था और बालू भी नहीं था। तो सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें बिरभानपुर के बारे में तो अभी वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, जबकि अगर हम लोग बात करें तिरुनेलवेली के बारे में तो ये आपको तमिलनाडु में प्रेजेंट है, ठीक है। बालू एंड मांडा की बात कर लेते हैं तो ये दोनों का दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बालू और मांडा दोनों का दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। और लोकेटेड कहाँ पे है? तो मांडा मैंने आपको बता दिया जम्मू एंड कश्मीर, बालू जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। चलिए मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेज इन द मेसोलिथिक फेज पेव्ड द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिविलाइजेशन लेटर फेज। तो ऐसा क्या बदलाव हुआ मेसोलिथिक फेज में जो कि फॉर्मेशन सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन में काफ़ी मदद किया आगे जाके, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म होते चला गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। 1 तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। फिशिंग एंड फूड गैदरिंग ये तो पहले भी करते थे ना, तो ये कोई नया चीज़ तो नहीं था। लेकिन हाँ मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया एनिमल्स का, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? 14 पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल फेज ऑफ मेसोलिथिक, देखिए फेज को अंडरलाइन कीजिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मेसोलिथिक के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें वो तंग नहीं होना है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर स्मॉलर इन साइज एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। बिल्कुल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, लिथ्स मीन्स स्टोन, ठीक है। इट इंटरवेन्ड एज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्टोन एज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि
एक तो हो गया पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक, फिर अप नियोलिथिक, ठीक है। तो एक तरीके का ट्रांजिशनल फेज था ये ओल्ड एंड न्यू स्टोन एज में। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए पैलियोलिथिक भी स्टोन एज था और आइस एज कह सकते हैं, मेजोलिथिक भी था। लेकिन मेजोलिथिक के बाद जो नियोलिथिक आया ना उसमें, या फिर आप हाँ जो रीजन आया ना, वो धीरे धीरे करके वार्मर होते चला गया। और जैसे वार्मिंग का फेज आने लगा ना, तो आइस एज धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा, ठीक है। तो इसी फेज को कहेंगे इंटरमीडिएटरी फेज, और ये 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब मेजोलिथिक फेज का जो ड्यूरेशन बोल रहा है वो कह रहा है आपको कि 18,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक फैला हुआ था। तो नहीं, ये गलत है। ये आपको था लगभग 9,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। एक बार टाइमलाइन पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा सारे के सारे फेज को, तो आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली विद चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको मेजोलिथिक साइट्स दे रखे हैं, और जो साइट्स हैं उसमें प्रेजेंट डे में वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, अगर हम लोग बात करें तो देखिए बगोर जो है, बागोर या बगोर पर ये आपको राजस्थान में है प्रेजेंट डे में। आदमगढ़ की बात कर ले, आदमगढ़ ना, इसको आजमगढ़ मत समझिएगा, ठीक है। ये आदमगढ़ है और ये आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। होशंगाबाद आप जाइएगा, भोपाल के आसपास है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, 3 4। नाउ बेलन वैली इज इन उत्तर प्रदेश, ये आपको प्रयागराज के पास वाले रीजन में दिखने को मिल जाएगा। सी हो गया 1। थेनी इज इन तमिलनाडु। डी इज 2। तो 3 4 1 2, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है इसमें। चलिए कह रहा है विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट की बात कर रहा है। बुर्जहोम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिया गया है आपको चैप्टर 5 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, और ये क्वेश्चन आपको उसके बाद पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है। अब कह रहा है बुर्जहोम जो है वो लोकेटेड है नियर श्रीनगर एंड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोर्स ग्रे पॉटरी। जो पॉटरी बनती है वो कोर्स होती है एंड ग्रे कलर की होती है बुर्जहोम वाले साइड पे। अब वो कहाँ पे मिलती है, ये आपको नियर श्रीनगर मिलती है, ठीक है। सेकंड कह रहा है इट हैज yielded skeleton of the cow along with human skeleton in burial। देखिए याद रखिए काउ का कोई skeleton नहीं मिला था, ठीक है। काउ का कोई skeleton नहीं मिला था नियोलिथिक साइट में। हाँ, डॉग का जरूर मिला था, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन तो मेजोलिथिक में स्टार्ट हो गया था, बट वी आर नॉट वेरी मच अवेयर, वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द काउ डोमेस्टिकेशन, बट वी आर अवेयर अबाउट द डॉग एंड आप छोटे मोटे पेट्स का कह सकते हो, लेकिन काउ का नहीं था। तो सिर्फ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सीधी सी बात है, बुर्जहोम जो है वो वहाँ पे स्केलेटन जो मिला था वो डॉग का मिला था, काउ का नहीं मिला था। ह्यूमन स्केलेटन के साथ ब्यूरियल में डॉग मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए पिट ड्वेलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इंसान क्या करते थे, घूमते फिरते थे, फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, फिर हंटिंग कर रहे हैं, फूड गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मौसम खराब होता था, जब उनको कहीं छिपना होता था, तो वो पिट्स में, गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे में ड्वेल करते थे, रुकते थे, समय बिताते थे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे होता था, ये कहाँ पे मिला था, ये मिला था आपको बुर्जहोम में, जो कि श्रीनगर में है। आपको पता होना चाहिए जो पिट ड्वेलिंग होता है उसको ऑब्टेन किया गया बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ लोकेटेड है, कश्मीर वैली में। कब मिला था ये, लगभग 2400 बीसी के आसपास की बात है, ठीक है। और अगर एक चीज़ और समझ लेते हैं, बुर्जहोम की बात करें तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेन क्या थी, कोर्स ग्रे पॉटरी एंड पिट ड्वेलिंग, ठीक है। नियोलिथिक एज की बात करें तो वो टूल्स यूज करते थे। पहले क्या हुआ, पहले बड़े बड़े टूल्स यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद चर्ट्स यूज करने लगे, ठीक है। उसके बाद मेजोलिथिक में और माइक्रोलिथ्स यूज करने लगे, छोटे छोटे। फिर जब नियोलिथिक्स आए ना तो उसमें पॉलिश करने लगे, वो लोग अपने जो वेपन्स थे उसको पॉलिश करने लगे, पॉलिशिंग, ठीक है, उसको फाइन बनाने लगे। तो इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। कोल्डिवा की बात कर लेते हैं, कोल्डिवा में राइस मिला था, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द नियोलिथिक साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन द 6th मिलेनियल बीसी। 6वें मिलेनियल बीसी में वैसी कौन सी नियोलिथिक साइट थी जहां पे आपको कल्टीवेशन ऑफ राइस मिला था। मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, कोल्डिवा नियोलिथिक साइट। कोल्डिवा कहाँ पे है, कोल्डिवा ये समझ लीजिए। कोल्डिवा आपको प्रयागराज वाले रीजन में मिल जाएगा, प्रयागराज वाले रीजन के आसपास में। तो आप इसको यूपी में, प्रेजेंट डे यूपी समझ लीजिए, ठीक है। और राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस भी मिला था 6th मिलेनियम बीसी में, और यह जो साइट था वो 7000 बीसी के आसपास के रीजन का था।
और ये सबसे अर्लीस्ट एविडेंस शो किया था राइस के कल्टीवेशन का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एंशिएंट प्री हिस्टोरिक साइट कंटेन्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ऑल द थ्री फेज ऑफ द पैलियोलिथिक फॉलोड बाय द मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का तीनों फेज मतलब लोअर, मिडिल एंड अपर, ये भी था। साथ में मेसोलिथिक, देखिए पैलियोलिथिक प्लस मेसोलिथिक प्लस नियोलिथिक, ये तो हुआ ही। पैलियो में 3 हो गया, ठीक है, तीनों कौन सा हो गया? अपर लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। तो इसमें से कौन सी साइट्स थी जो इन सारे फेजेज को देखी? इन सारे फेजेज वहाँ से उस जगह को ये लोग वहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस मिली है, तो वो थी बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको एनसीईआरटी जब देखिएगा तो बॉक्स बना के दे रखा है साइड में, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एडवांटेज मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैं आपको इसके एमसीक्यू बता दे रहा हूँ ना, तो आप क्या करना, आप जैसे हमारी डेली शेड्यूल चल रही है उसमें एनसीईआरटी की तो मैं शेड्यूल डालता ही हूँ, लेकिन आप उस इसके थ्रू भी आप अगेंस्ट में भी जा सकते हो। जैसे मैंने आपको एमसीक्यू बता दिया, एमसीक्यू सुन के या फिर एक बार आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ के मेरे एमसीक्यू को सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये, तो मैं एकदम 100% कह सकता हूँ। तो 2 साइट याद रखिएगा, एक तो आपको ये हो गया बेलन वैली, एक हो गया नर्मदा वैली। ये तीनों दोनों जो था ना, दोनों साइट उसको हर एक फेज में देखा गया है, नियोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो या फिर पैलियोलिथिक हो। पैलियोलिथिक में भी तीनों फेज में उसको देखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखते हैं। द नियोलिथिक साइट ऑफ साउथ इंडिया आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड। देखिए जो नियोलिथिक साइट थे उसमें पॉलिश्ड टूल्स तो यूज होने लगे, सापर टूल्स तो यूज होने लगे, लेकिन हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करते थे कि हाँ ये जो है ये साउथ इंडिया का पार्ट है, यहाँ ये मिला है। जिस तरीके से पल्लवरम में तमिलनाडु में एक्स मिला था, किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट किए थे। आखिर डिफ्रेंशिएशन का कोई तो मेथड होता होगा, बिल्कुल होता था। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें ना, तो जो हमें कुल्हाड़ी मिलता था, एक्स जो मिलता था वो ओवल शेप का होता था, और उसके जो बट होते थे वो पॉइंटेड होते थे, जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे ये हो गया, फिर इस तरीके का, ठीक है। साउथ इंडियन मूवीज़ में देखोगे तो अभी भी वो ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इस चीज़ को हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि एक्स तो एक्स होता है, लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन चीज़ें थी ना, उसको बहुत ज़्यादा अलग किया था। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, तो ये हो गया आपको ऊपर वाला रीजन, तो वहाँ पे जो मिलता था ना एक्स, उसकी शेप ये होती थी, शार्पर एट द पिन, इस शेप का होता था। और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप का एक्स मिलता था। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ए हो गया इसका आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक। हमेशा मेंशन कीजिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, नियोलिथिक इन साउथ इंडिया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन चैप्टर 5 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी बुक। तो कह रहा है पीपल ऑफ दिस एज यूजुअली सेटल्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेनाइट हिल, ठीक है, ग्रेनाइट हिल, और ऑन द प्लेट्यूज नियर द रिवर बैंक्स। बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग थे वो आपको नियोलिथिक एज की बात करें अगर हम साउथ इंडिया के केस में, तो एक तो चीज़ समझिए, साउथ पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर, वहाँ पे ये लोग रहते थे। और ये लोग यूजुअली क्या करते थे, टॉप कोई भी ग्रेनाइट हिल है उसके टॉप पे चले जाते थे, या फिर किसी प्लेट्यूज के पास रहते थे, रिवर बैंक के पास, ठीक है। और यूज़ क्या करते थे, स्टोन्स यूज़ किए, एक्स यूज़ किए, और कुछ स्टोन ब्लेड्स यूज़ किए, फायर बेक्ड अर्थन फिगरिन्स यूज़ किए, ठीक है, ये सब मिला है। और लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स की भी बोन्स मिले हैं वहाँ पे। कैटल्स में क्या, सिप, गोट्स, ये सब, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पहला तो करेक्ट है, दे यूज्ड रविंग स्टोन्स क्वेरेंस विच शोज दैट दे वेयर एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीरियल्स, ठीक है। तो ये भी था, जहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए धान हो गया, उसके दाना को हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से उसको झाड़ते हैं जोर जोर से, ताकि उसके जो ऊपर अपर वाली कवर होती है वो निकल जाए, तो उसका यूज ये लोग करते थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चंस की जो लेवल लगाना, मुझे मैं मतलब बिलीव नहीं करता हूँ इस तरीके की बुक्स पे, लेकिन हाँ क्वेश्चन का जो इन्होंने डिजाइन किया ना बहुत ही ज़्यादा प्रेजेबल है, आप खरीद भी सकते हो इस बुक को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द नियोलिथिक साइट। अब देखिए पिकली हल एक साइट है जो कि नियोलिथिक साइट है। सबसे पहले आपको यही याद करना है किसके बारे में, पिकली हल इज अ नियोलिथिक साइट। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा अलग अलग से, कौन सी नियोलिथिक साइट है, कौन सी मेसोलिथिक साइट है, कौन सी साइट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू द नियोलिथिक साइट ऑफ पिकली हल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेगा। पिकली हल के रेफरेंस में, पिकली हल कहाँ पे है ये भी जान लीजिए, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटका, प्रेजेंट डे कर्नाटका में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला कह रहा है इट इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोथ
एश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन पिकली हिल। तो देखिए माउंट्स मतलब क्या होता है, ढेर, ठीक है, राखों का ढेर कह सकते हो, और हैबिटेशन साइट जहाँ वो लोग रुकते थे, रहते थे, ये मिला था पिकली हिल में। अब ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, फिर सेकंड से इसको मैच कर लेंगे। पहला तो गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये दोनों, ये तीनों का तीनों हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर तुम्हारा पता चल गया पहले ही ऑप्शन से, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो साइट कहाँ पे है, किस रीजन में भी प्रेजेंट डे में है, ठीक है। थर्ड कह रहा है पीपल लिविंग इन द साइट सेट अप सीजनल कैंप सराउंडेड बाय काउ पेन्स मेड ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टैक्स। बिल्कुल सीजनल बनाते थे वो लोग रहने के लिए, ठीक है। चलिए मूव करते क्वेश्चन 23 पे। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इनोवेशन स्टार्टेड इन द न्योलिथिक। देखिए न्योलिथिक एज की बात कर रहा है, इज स्टिल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, जो अभी तक यूज होता है। ऐसा क्या इनोवेशंस किया गया था, सोच लीजिए कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इनोवेशंस होगा कि न्योलिथिक एज में जो इनोवेशंस हुआ है वो अभी तक यूज़ किया जा रहा है आज के लोगों के द्वारा इंडिया में। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं, आप विलेज एरिया में चले जाइए यूज़ करते हैं। अर्दन पॉट्स फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स, क्या आप नहीं करते हो, गाँव में जाके देखो, अर्दन पॉट्स में ही, मिट्टी के बने हुए क्रस्टर्स में ही यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। निडल्स फॉर वेविंग क्लॉथ्स, तो निडल्स बनाया गया था क्लॉथ को वेव करने के लिए, सीने के लिए, तो ये भी यूज़ करते हैं अभी भी। 1 2 3 एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द न्योलिथिक साइट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। अब इसमें से न्योलिथिक साइट्स हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक तो बहुत पॉपुलर है, बिहार आप जाइएगा और बिहार में पटना जाइएगा ना, वहाँ से 45 किलोमीटर, नियर अबाउट 45 किलोमीटर अगर आप मूव करते हैं वेस्ट की तरफ, पटना से वेस्ट, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा चिरान, और वो कहाँ पे है, चिरान जो है छपरा के पास है, छपरा, ठीक है। अब सुनिए, तो ये एक न्योलिथिक साइट था जहाँ से कॉइन्स मिला था बहुत ज़्यादा, इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ यही क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। देखिए आइडेंटिफाई, अब इसमें से न्योलिथिक साइट को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहा है इट हैज़ yielded considerable amount of bone implements made up of horns of deer, तो डियर के हॉर्न्स के बहुत सारे बोन मिले थे वहाँ पे, जिसको यूज़ किया गया था किसी पर्पस के लिए, तो ये करेक्ट है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। देखिए पटना भी गंगा, गंडक और घाघरा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ है, ठीक है। घाघरा नहीं, पुनपुन पे सोन रिवर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें चिरान की जो छपरा में है, वो आपको गंगा, गंडक एंड घाघरा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ। कॉन्फ्लुएंस कहने क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक रिवर ये हो गया, एक रिवर ये हो गया, एक रिवर कहीं से ऐसे करके मिल के आ रही है इस रीजन में, ठीक है। चलिए थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो चिरान है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्डीवा आपको पता है, जहाँ पे पहले राइस का वो मिला है, कल्टिवेशन का, राइस फार्मिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द न्योलिथिक साइट इन ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ के न्योलिथिक साइट में हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए, ठीक है। चलिए कह रहा है प्रेजेंटली इट इज सिचुएटेड नियर द गोमल पास इन द बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले ये बात समझिए, जो मेहरगढ़ है ना, वो बोलन पास के पास प्रेजेंट है, गोलम पास के पास नहीं, ये याद रखिएगा। कौन से पास के पास प्रेजेंट है, बोलन पास के पास, ठीक है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल हो तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो वो बोलन पास है, गोलन पास नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, तो पहला तो यहीं डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये भी देख लीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो या तो करेक्ट, या तो ए हो जाएगा, नहीं तो सी हो जाएगा, बाकी तो सारा हट गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सकेवेटेड न्योलिथिक साइट इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू 7000 BC। तो मेहरगढ़ क्या ओल्डेस्ट था, हाँ ये पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो पहला हो गया। थर्ड कह रहा है इट प्रोवाइड्स अर्लियर एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी करेक्ट है। मेहरगढ़ जो है वो व्हीट एंड बार्ली के कल्टिवेशन के एविडेंस को दिखाया था, ठीक है। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाँ कह रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट 1 दे रखा है न्योलिथिक साइट्स, और प्रेजेंट डे स्टेट कहाँ पे है, आपको न्योलिथिक साइट्स याद रखने होंगे। चिरान मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, चिरान कहाँ पे है, चिरान आपको बिहार में है, ठीक है। चिरान आपको बिहार में है, पटना के 45 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखिए सी का हो गया 3, तो ऑप्शन देखिए आपको यहीं पता चल जा रहा है, सी का 3
या तो ए हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कोलडीवा कहाँ पे है? कोलडीवा बहुत ईजी है, कोलडीवा आपको उत्तर प्रदेश में है। बी का हो गया 1, तो बी का 1 हो गया, हमारा आंसर सी आ चुका है। ए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी हिल अगर आपको पता होगा तो कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स कहाँ पे? ये बताएगा, केरल में है शायद, ठीक है। अब चलिए, दाओजली हार्डिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, असम का है, ठीक है। जैसे आपको एक 1857 में एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरीज थी, उनका नाम बताइएगा आप मुझे, जो कि असम की तरफ से या मणिपुर की तरफ से, असम की तरफ से ही शायद फ्रीडम फाइटिंग में पार्ट ली थी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द न्यूलिथिक सेटलमेंट इन साउथ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा न्यूलिथिक साइट के कंसिडरेशन में? कह रहा है फर्स्ट, द सेटलमेंट वेयर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेनाइट हिल, या तो ग्रेनाइट हिल के टॉप पे या प्लेट्यूज पे, किसी भी रिवर बैंक पे। तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, ठीक है। सेकंड कह रहा है द पीपुल लिव्ड सेटल्ड लाइफ एंड वेयर प्राइमरली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूलिथिक कल्चर की, तो एग्रीकल्चर वॉज देयर, सेटलमेंट वॉज देयर, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउसेस मड एंड ब्रिक्स, मड एंड रीड्स यूज करते थे। चलिए क्वेश्चन 28 देख रहे हैं। हाँ, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। कह रहा है पीपुल ऑफ स्टोन एज कुड नॉट फाउंड सेटलमेंट फार अवे फ्रॉम हिली एरियाज। अब देखिए स्टोन एज है, वेपन्स चाहिए, स्टोन का चाहिए, तो स्टोन हिली एरियाज में ही मिलेगा, तभी तो गंगा एंड इंडस दोआब में कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिला था, ठीक है। तो ये करेक्ट है। रीजन कह रहे हैं दे हैड टू डिपेंड almost entirely on tools and weapons made up of stone, absolutely correct. So reason, assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of the assertion given, so answer A will be the correct answer. Let's move further. कह रहा है which one of the following period is also known as chalcolithic age। बहुत इजी क्वेश्चन है, chalcolithic सबको पता है, कॉपर एज को कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कॉपर एज को कहते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। लिथ्स की बात करेंगे, स्टोन होता है, चैल्को मतलब कॉपर होता है, कॉपर एंड स्टोन को एग्जिस्ट करता था साथ साथ में, तो चैल्कोलिथिक पीरियड हो जाएगा कॉपर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज फर्स्ट यूज्ड बाय मेन। तो पहला मेटल कौन सा था जो यूज किया गया था मेन के द्वारा? क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी, और उसके बाद ऑलरेडी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2012 में पूछा हुआ है, तो ये आपको कॉपर है। कॉपर जो है वो पहली बार यूज किया गया था किसी भी इंसान के द्वारा, ठीक है। तो पहला मेटल कॉपर था। बहुत सारे कल्चर थे जो कि स्टोन को यूज किए थे, लेकिन कॉपर जो था पहली मेटल थी। और न्योलिथिक पीरियड के एंड पॉइंट पे जाइएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि मेटल्स का यूज किस तरीके से हुआ है, ठीक। क्वेश्चन 31, इन विच स्टेट द नवदातोली इज लोकेटेड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवदातोली किस स्टेट में लोकेटेड है? तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि ये कौन सी साइट है, ये आपको चैल्कोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर प्लस लिथिक, चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है। और ये आपको इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर वाले इन एरिया में लोकेटेड है। ये एक्सकेवेट किसके द्वारा किया गया था ये समझते हैं। ये एक्सकेवेट किया गया था, बहुत ही एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, HD संकालिया जी, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, संकालिया जी, इनके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, ठीक है। और इन्होंने इस पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ाई किया, रूरल चैल्कोलिथिक साइट ऑफ इंडिया का, ये समझिएगा, क्लियर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ अहार एंड गिलुंद। ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसके बारे में बताते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ कि पूछना क्या चाह रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट को डिस्कार्ड करना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो कह रहा है द कल्चर फ्लोरिश्ड इन द ड्राई जोन्स ऑफ अमरावती रिवर इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहले ये समझिए कि जो चैल्कोलिथिक दो कल्चर है, अहार एंड गिलुंद, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, इस दोनों नाम को याद कर लेना है, ठीक है। अहार एंड गिलुंद याद हो गया। ये दोनों कल्चर जो था ना, ड्राई जोन्स ऑफ कहाँ पे, बनास रिवर राजस्थान वाले एरिया में था। तो
आंध्रा में नहीं था, तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया। कह रहा है एट आहार स्टोन एक्स और ब्लेड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गिलुन में आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हैव बीन एक्सकेवेटेड, तो गिलुन में आपको एक्सकेवेट किया गया था ब्लेड की इंडस्ट्री का, लेकिन आहार में स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स कंप्लीटली एब्सेंट था। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रॉन्ग है। अब मूव करते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट रॉन्ग है तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सिर्फ हमारा बी आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 33 पे। देखिए द चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया वेर स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो सीधी सी बात है, साउथ इंडिया की बात होगी तो राइस होगा। बहुत लॉजिकली नहीं भी सोचोगे, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप बना सकते हो। चैल्कोलिथिक कम्युनिटी ऑफ साउथ इंडिया बहुत ही स्पेशलाइज थे प्रोडक्शन ऑफ राइस में। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा विलेजेस के फॉर्म में रहते थे पेनिनसुलर इंडिया में, और कल्टीवेट करते थे बहुत सारे सीरियल्स। न्योलिथिक कम्युनिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बार्ली, वीट, लेंटिल इन वेस्टर्न इंडिया में प्रोड्यूस करते थे, और राइस जो है वो सदर्न इंडिया में, सदर्न और ईस्टर्न इंडिया। अभी भी देखिए ना आप, अभी भी देखिए ईस्टर्न इंडिया की बात कर लेते हैं, उड़ीसा, बिहार, ये सारा रीजन जो अभी भी राइस के लिए बहुत पॉपुलर है। ठीक है, आप उड़ीसा जाइएगा आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा राइस का यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है द पीपुल ऑफ चैल्कोलिथिक एज डोमेस्टिकेटेड विच आर द फॉलोइंग एनिमल, इनमें से किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किए थे वो लोग। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज की बात हो रही है। सबसे पहले देखिए काउ, कैमल, हॉर्स एंड सिप, इनमें से किसको किए थे। देखिए काउ को तो किए थे, कैमल को किए थे, सिप को किए थे, बट हॉर्स को नहीं किए थे। चैल्कोलिथिक पीरियड की बात करें तो कैटल, कैसे कैसे, सिप, गोट, काउज एंड कैमल्स, इनका वो लोग डोमेस्टिकेशन किए थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इन जितने भी कर रहे थे ना वो मीट के लिए करते थे, मिल्क के लिए नहीं करते थे। ये बात भी एक क्लीचे पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, मिल्क के लिए नहीं मीट के लिए करते थे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। हॉर्सेस की बात कर ले तो इंडियंस जब तक ऋग वैदिक पीरियड नहीं आया, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड की बात मैं कर लूँगा अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1500 से 1000 BC वॉज अर्ली वैदिक पीरियड। 1000 में आपको आयरन की डिस्कवरी, एंड देन देयर वाज अ सडन शिफ्ट इन द कल्चर इन लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज 1000 BC टू 600 BC। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 35 पे। With reference to the Chalcolithic age, evidences of which among the following sites suggest that settlements were fortified? अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो बनाने में तो मेहनत लगता ही है। देखो अभी मुझे कोल्ड फ्री में इसको बनाना हो तो आपको एक चीज़, आपका एक वो बनता है कि आप इसको शेयर करो। दूसरी बात है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, वैसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो बना पाऊंगा, क्योंकि मेहनत लगता है इसमें बनाने में। मैं ये कमिटमेंट तो ले ही रखा हूँ कि NCERT की MCQs मैं ख़त्म करूँगा। पहले साइंस और साइंस पे मूव करेंगे, फिर हिस्ट्री के साथ साइंस को पैरेलली लेके चलेंगे, फिर जियोग्राफी, और इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑलरेडी घटना चक्र साइंस कंप्लीटेड है, अगर आपका साइंस वीक है तो आप वहाँ से देख जाकर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है चैल्कोलिथिक एज में, चैल्कोलिथिक एज जो है उसमें एविडेंस क्या क्या मिला था, कौन सी साइट से, जो सजेस्ट करता है कि जो सेटलमेंट था वो फोर्टिफाइड किया गया था। फोर्टिफिकेशन ऑफ हाउसेस एक्सकेवेट कहाँ से हुआ है कैल्कोलिथिक साइट में, तो एक था आपको कायथा, ईरान और इनाम गांव, ये 3 जगह था। कायथा, ईरान एंड इनाम गांव, ये तीनों था, चिरान में नहीं था। ठीक है, कायथा और ईरान की बात कर ले तो ये आपको चंबल रिवर के आसपास मध्य प्रदेश में है। कायथा, मैं आपको बताता हूँ, ये याद करते चलिएगा, कायथा और ईरान। आप देखिए एग्जाम से पहले भी इसको अगर एक बार फिर से रिवाइज करके चले जाएगा ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कायथा ईरान जो है वो कहाँ पे था, इसकी जो एक्सपेंशन थी वो चंबल रिवर मध्य प्रदेश वाले रीजन में। इनाम गांव कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न महाराष्ट्र के पार्ट में, और ये बहुत ज़्यादा जोड़वे कल्चर का बहुत ज़्यादा साइट था, ये भी याद रखेगा। इनाम गांव की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मड के हाउसेस मिले हैं, सर्कुलर पिट्स हाउसेस भी मिले हैं गड्ढे करके। ठीक है, चिरान की बात कर ले तो ये चिरान तो आपको पता है, मैंने आपको बताया छपड़े वाले रीजन में, पटना वाले रीजन में, तो ये आपको नियोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक साइट है ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते थे आप, तीसरा ऑप्शन यहाँ से निकाल देते। ठीक है, तो ये तो ऐसे कट जाता, तो आंसर डी हो जाता हमारा। ठीक है, चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 36 पे। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैल्कोलिथिक फेज ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। मैं सबसे पहले इसको राउंड करूंगा क्योंकि ये एक बड़ा रीजन होता है क्वेश्चन के रॉन्ग होने का। ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा है ऑल द साइट्स रिलेटेड विद कैल्कोलिथिक एज appeared before the Indus Valley civilization।
देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। कैलकोलिथिक फेज जो है ना वो कल्चरल डेवलपमेंट बताता है। कैलकोलिथिक स्टेज जो कि यूजुअली प्री हड़प्पन तो था ही, लेकिन कैलकोलिथिक कल्चर जो है ना वो ब्रॉन्ज एज दैट इज हड़प्पन कल्चर के साथ भी देखा गया है। और इवन ब्रॉन्ज एज के बाद, अब एक बात बताइए मुझे, ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ, ब्रॉन्ज बनता किससे है? कॉपर प्लस टीन। अब एक बात बताइए, कोई बंदा ब्रॉन्ज बना रहा है तो क्या उसको कॉपर के बारे में पता नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, कॉपर के बारे में तो बिल्कुल पता होगा। अब कॉपर के बारे में पता है मतलब क्या है कि वो ब्रॉन्ज बना पा रहे तो कॉपर बना पाएंगे। तो लेटर इंडस वैली भी और प्री इंडस वैली भी कैलकोलिथिक पीरियड का एक्सपेंशन था। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैलकोलिथिक एज। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैलकोलिथिक एज के डिफरेंस को बताना है हमको। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको आगे बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। यहाँ पे अर्बनाइजेशन वाला फैक्ट ज़्यादा आ जाएगा रूरल बैकग्राउंड से हटके। तो देखिए फिर भी अभी इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन आया तो कह रहा है पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज्ड ब्रॉन्ज एज अ प्रीडोमिनेंट मेटल वेयरएज कॉपर वाज द मेन मेटल इन कैलकोलिथिक एज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है और इसमें देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया ना, कैलकोलिथिक एज की बात करें तो वहाँ कॉपर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो कॉपर प्लस टिन, मतलब क्या हुआ, ब्रॉन्ज। फिर लेटर में आ जाएगा फिर से कॉपर। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड कह रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द अर्बनाइजेशन वेयर एज पीपल इन कैलकोलिथिक एज मोस्टली लिव इन विलेजेस। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने आपको बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द ओनली सिविलाइजेशन वेयर द अर्बनाइजेशन फैक्टर वाज देयर। तो 2 हो गया। कह रहा व्हीट, बार्ली एंड कॉटन वेर द मेन क्रॉप इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर एज इट इज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ कैलकोलिथिक एज। एक बात मुझे बताइए, कैलकोलिथिक जो लोग थे ना उनको भी वो भी प्रोड्यूस करते थे बार्ली, कॉटन, रागी, राइस एंड व्हीट। ये समझिएगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 37 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कैलकोलिथिक कल्चर ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बात आ जाए, कैलकोलिथिक कल्चर की बात आ जाए तो राइस को दिमाग में रखिएगा, साथ साथ में डेक्कन प्लेन को याद रखिए, डेक्कन प्लेट्यू को याद रखिएगा ध्यान में। ठीक है, और गिरनार माउंटेन्स को याद रखिएगा। पीपल फाउंडेड द रूरल सेटलमेंट नियर रिवर बैंक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जो लोग थे वहाँ के वो रिवर बैंक के पास सेटलमेंट को खोजे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालिथ कल्चर यूजिंग कॉपर। तो कॉपर को यूज करके ये लोग जो कल्चर था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। मेगालिथ कल्चर किस चीज को यूज करके? कॉपर को यूज करके। मेगालिथ का कहने का मतलब हुआ बड़े बड़े स्टोन्स जो यूज किए गए थे कल्चरल को रीसेटलमेंट के लिए। कैलकोलिथिक फेज की बात करें, जो लोग रहते थे वो मोस्टली रूरल सेटलमेंट में रहते थे और रिवर के आसपास रहते थे। एल्यूवियल प्लेन की बात करें, जैसे मिड गंगा रीजन हो गया, सेवरल कैलकोलिथिक साइट वहाँ पे मिला है, जैसे कि कोई रिवर हो गया, रिवर का कॉन्फ्लुएंस हो गया या फिर लेक हो गया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि मोस्ट ऑफ देम जो भी था वो कॉपर स्मेल्टिंग का यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी, तो ये गलत है। दे वेयर अवेयर ऑफ मेकिंग द पॉटरी, और यहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग इवन पिघला के बनाते थे ये लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन 38 देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ऑप्शंस देखना है और रीजन कौन सा है, कैलकोलिथिक रीजन वाला है। स्टेट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के फैक्टर्स को कंसिडर करना है। पॉइंट 1 कह रहा है पीपल इन कैलकोलिथिक एज वेयर स्किल्ड आर्टिसंस, दे मैन्युफैक्चर बीड्स, बीड्स मतलब मोती, ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि कार्नेलाइन, स्टीएटाइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको पता होगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। इसको यूज़ करते हैं हम लोग क्वार्ट्ज को ऑसिलेटर बनाने के भी टर्म में, और घड़ी भी बनती है इससे कुछ कुछ। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, बेसिक क्रिस्टल है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, दे वेयर ऑल्सो वेल एक्विंटेड विथ मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। ठीक है, एक बात मुझे बताइएगा, आयरन की डिस्कवरी हुई थी क्या? आयरन तो 1000 BC में मिला था ना हमें, 1000 BC में। अगर आयरन हो जाती, एग्रीकल्चर वॉज आफ्टर आयरन डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज अ ग्रेटेस्ट बून इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि क्या हुआ, जो आयरन की बेट होती थी उससे क्या होता था, वो ज़मीन के ज़्यादा डिप जा सकती थी।
तो खेती करना आसान हो गया। तो आयरन उस वक्त था ही नहीं कैलकुलेटिक में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है तो दूसरे को एलिमिनेट कीजिए, आंसर पे आ जाइए, आगे बढ़िए। लेकिन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पीपल न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग बिकॉज स्पिंडल होल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट द मालवा। ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक टर्म याद रखिएगा, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, एक होता है रेड कलर्ड वेयर, एक होता है ब्लैक कलर्ड वेयर। ऑक्रे कलर्ड पॉटरी याद रखिएगा, पॉटरी याद रखिएगा। अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑक्रे कलर्ड पॉटरी साइट्स इन इंडिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आप देखते हैं। अब कह रहा है मोस्ट ऑक्रे कलर्ड पॉटरी साइट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज को समझिए कि ऑक्रे कलर्ड जो पॉटरी था ना, उसकी अगर साइट्स की बात करें तो 8 साइंटिफिक डेटिंग्स लगते थे इसको खोजने में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो जो मोस्ट कलर्ड पॉटरी थे वो उसकी साइट थी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सही है। ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज ऑफ 8 साइंटिफिक डेटिंग इट इज रफली प्लेस्ड बिटवीन 2500 BC से 2000 BC। तो ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो टाइमलाइन है ना वो था आपको 2000 BC से 1500 BC, ठीक है। तो टाइमलाइन गलत है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको लगेंगे टफ, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखोगे या फिर इस तरीके की टाइमलाइन ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दूसरा रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है जोधपुरा ऑन द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान shows the thickest OCP, that is ochre colored pottery deposit accounting for 1.1 मीटर। तो देखिए यहाँ पे तो तीसरा भी ऑप्शन सही है। ये जोधपुर जो था वो बॉर्डर हरियाणा और राजस्थान का, वो थिकेस्ट OCP के डिपॉजिट को शो किया था और उसकी विड्थ कितनी थी 1.1 मीटर। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, रॉन्ग सिर्फ 2 है और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 40 पे। कहता है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रेफरेंस टू लिमिटेशन ऑफ द कैलकुलेटिक कल्चर इन इंडिया। एब्सेंस ऑफ प्लॉग और हो सजेस्ट दैट दे डिडंट प्रैक्टिस एग्रीकल्चरल एट एक्सटेंसिव स्केल। अब यहाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो प्लग नहीं मिला था और जो हो यूज करते थे वो नहीं मिला था, तो ये सजेस्ट करता है कि वो लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्केल में नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इंस्पाइट इट बीइंग अ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज हाई। देखिए कैलकुलेटिक कल्चर में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का लाश एक छोटे से जगह पे मिलता था, तो इससे ये अनुमान लगाया गया था कि हाँ बच्चे जो थे वो इन्फेंटली मर जाते थे, मतलब बचपन में ही मर जाते थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड देखिए कहता है दे डिडंट कैरीड इंटरनल ट्रेड अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड वेयर अनअवेयर ऑफ कल्चरल चेंज इन अदर कंटेम्प्रेरी हैबिटेशंस। तो तीसरा जो है ना वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। किस तरीके से, देखिए कैलकुलेटिक जो कल्चर के लोग थे ना वो ब्लैक कॉटन सॉइल वाले एरिया में रहते थे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में, और वो कल्टीवेशन को प्रैक्टिस नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्केल में नहीं करते थे, ना ही प्लग ना ही हो का यूज़ किए थे कैलकुलेटिक साइड में। एक और वीकनेस थी कैलकुलेटिक कल्चर की कि जो बरियल्स मिला था ना वहाँ चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा मिलते थे। अब इनकी जो इकोनॉमी थी वो फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी तो थी, लेकिन चाइल्ड के इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, क्योंकि एक चीज़ और समझिए ये बहुत ज़्यादा मेटल के बारे में नहीं जानते थे और इनको ये भी नहीं पता था कि टीन को कैसे मिक्स करेंगे कॉपर में और ब्रॉन्ज को प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है ना अनअवेयर ऑफ द कल्चरल चेंज, तो ऐसा नहीं था, वो आपस में ट्रेड करते थे, तो तीसरा रॉन्ग है। 1, 2 and 4 करेक्ट है, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पीपुल डिड नॉट न्यू द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टीन विथ कॉपर टू मेक मच स्ट्रॉन्गर यूजफुल मेटल कॉल ब्रॉन्ज। अगर ब्रॉन्ज बनाया था तो वो तो IVC में चले जाता ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो 1, 2 and 4 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 41 पे। 41 में क्या कह रहा है, कैलकुलेटिक साइट है और अभी के प्रेजेंट डे में कहाँ पे है। हनुमानगढ़ सुने होंगे, राजस्थान में है, बिल्कुल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, ठीक है। अब एक चीज समझिए, रंगपुर और एक है लोथल। लोथल जहां से डॉकयार्ड मिला है, ये इंडस वैली का बता रहा हूं आपको मैं।
लोथल जहाँ पे राइस, रंगपुर और लोथल में राइस की हस्क बहुत मिली है। हस्क मतलब क्या होता है? राइस के जो छिलके होते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप समझिए, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। रंगपुर की बात कर ले तो ये आपको गुजरात में है। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात में है। ए का हो गया 2, डी का हो गया 3, ए का हो गया 2 एंड डी का हो गया 3, तो एलिमिनेट हो गया ना, आंसर सी हो गया ना आपका, ठीक है। अब देखिए खैरा डी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है। पांडु राजर डीवी जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में है। चलिए फिर से कैलकुलेटिक साइट एंड रिवर सिस्टम को बोल रहा है मैच करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि हम लोगों ने नर्मदा टोली सुना है, तो ये क्या है? नर्मदा वाले रीजन में, क्लियर है। अब एक चीज बताइए मुझे, कौशाम्बी यूपी की डिस्ट्रिक्ट आपको याद होगा, कौशाम्बी, तो ये गंगा वाले रीजन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। बी का हो गया 1, डी का हो गया 4, बी का 1, डी का 4, बी का 1, डी का 4 और कहीं मैच नहीं हो रहा, आंसर सी हो जाएगा आपका। आमरी जो है वो हो जाएगा आपको इंदस वाले रीजन में, इंदस वाली रिवर वहाँ से फ्लो करती है। और नगदा जो है वो चंबल, चंबल कहाँ है? चंबल एमपी में फ्लो करती है। यहाँ पे आपको घड़ियाल बहुत देखने को मिलेगा, इंडियन घड़ियाल। साथ में ही चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है ये मुझे बताइएगा, ठीक है। चंबल की ट्रिब्यूटरी मुझे बताइएगा बहुत अच्छे ढंग से। केन, बेतवा, बहुत सारी रिवर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है सर्सन रीजन क्वेश्चन है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, करेक्ट कोड खोजना है। क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। सम ऑफ द कैलकुलेटिक हैबिटेशंस इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वेयर कंटेम्परेरी विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए मैंने आपको अभी भी कहा कि कैलकुलेटिक फेज कंप्लीट डिसअपीयर नहीं हुआ, इंडस वैली कंप्लीट आ नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फेज होता है जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो ये चल रहा था, कंटेम्परेरी तो चल रहा था, आपस में समकालीन था। क्योंकि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे आ सकती है अगर कॉपर वो लोग नहीं जानेंगे तो, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्ज पता है ना, ब्रॉन्ज टीन और कॉपर से ही तो बनता है। तो वो जब तक कॉपर को नहीं जानेंगे ब्रॉन्ज को नहीं जान सकते हैं, और जब कॉपर को जान रहे हैं मतलब कैलकुलेटिक साइड से बिलोंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब रीजन देखिए, रीजन क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड अर्बनाइजेशन दे बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए ऐसा तो नहीं था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात ही नहीं थी उस वक्त, सीधी सी बात है। कुछ कैलकुलेटिक सेटलमेंट है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो कि सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त, लेकिन आर्ट एंड राइटिंग, अर्बनाइजेशन ये उन लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, अर्बनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं था उनका। तो सिर्फ ए करेक्ट है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 45 पे। चलिए कह रहे हैं इन मेगालिथ्स द डेड वेयर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर द फॉलोइंग, विच आर कॉल्ड। उसको क्या कहते थे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया, वहाँ पे मेगालिथ्स लगाते थे, ये मर गया, ठीक है, मान लीजिए टॉम मर गया, रेस्ट इन पीस। यहाँ पे करते थे जिस तरह टॉम लगाते हैं ना, उसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर को ऐसे राउंड ऑफ कर देते थे, सजा देते थे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे यूज करते थे ना, वो ब्लैक एंड रेड वेयर यूज करते थे। बरियल्स जो मेगालिथ्स में यूज करते थे वो डिस्टिंक्टिव कुछ डिफरेंट पॉट्स को यूज करते थे जो ब्लैक एंड रेड्स वेयर होते थे। कभी कभी टूल्स को, वेपन्स को जो आयरन से बने होते हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड्स को, उसको भी डाल दिया जाता था उस ग्रेव्स में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 46 पे चलते हैं। कह रहा है विद रेफरेंस टू द मेगालिथ कल्चर, मेगा, ह्यूज, लिथ, स्टोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग मेगालिथ बिगेन अराउंड 3000 ईयर एगो एंड वाज प्रेवलेंट इन साउथ इंडियन ओनली। जैसे देख लीजिए कुछ टर्म होते हैं ना जहाँ पे ओनली यूज हो रहा है ना, वो उसमें समझिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होने वाला है, स्ट्रिक्ट कर रहा है वो आपको, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें मेगालिथ कल्चर को बिल्ड करने में, तो वो लगभग 1000 BC के आसपास स्टार्ट हुआ था, 3000 BC के आसपास नहीं, और ये पेनिनसुलर रीजन में मिलता था। लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड था ये तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में। सो इट वॉज मच मोर प्रेवलेंट इन साउथ इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग।
अब करेक्ट पूछ रहा है तो ये स्टेटमेंट गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन हमारा बी हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा था मेगालिथ। देखिए इसी तरीके से अगर आप, मैं एग्जाम में कोशिश करता हूँ कि मैं एलिमिनेशन पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या नहीं है, और क्या नहीं है ये पता है तो फिर आप आगे मूव कर सकते हो। कह रहा था मेगालिथ पीपल ऑफ सदर्न तमिलनाडु बरीड द स्केलेटन ऑफ डेड इन अर्न्स मेड ऑफ रेड पॉटरी इन पिट्स। बिल्कुल रेड एंड ब्लैक वेयर यूज करते थे, तो मैंने आपको बताया था ना। द मेगालिथ पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस एन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही है, नॉर्मल एग्रीकल्चर यूज करते थे, एडवांस यूज नहीं करते थे। ठीक है, चलिए 47 में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्चरल एडवांसमेंट इन द मेगालिथ बिल्डर्स। अब देखिए मेगालिथ की बात हो रही है, चैप्टर 18 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी। दे यूज द आयरन टू मेक एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, होज एंड सिकल्स। ठीक है, तो वो आयरन का यूज करते थे, बिल्कुल करते थे, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द प्रोड्यूस्ड पैडी एंड दे प्रोड्यूस्ड पैडी एंड रागी, तो पैडी एंड रागी यूज करते थे, प्रोड्यूस करते थे, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आयरन से वो लोग क्या बना पा रहे थे, एरो हेड्स बना पा रहे थे। एरो हेड्स कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। स्पीयर हेड्स कहने का क्या मतलब हुआ, थोड़ा ज्यादा ही शार्पर होता था। ठीक है। थर्ड है दे डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस एंड वेर एक्विंटेड विद द ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। ये थोड़ा सा आपको आप समझ सकते हो, इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हो। हॉर्सेस को डोमेस्टिकेशन में करते थे, किस तरीके से करते थे देखिए। ऑर्नामेंट्स से एक्विंटेंसी तो थी उनकी, हॉर्सेस से भी थी। ऑर्नामेंट्स किससे बनाते थे, स्टोन से, गोल्ड से, और एक चीज और याद रखिएगा, बोन से भी वो बनाते थे। और ये ऑर्नामेंट्स कहाँ पे मिला है, जो मरे हुए इंसान थे उनकी ग्रेव पे मिला है, मेगालिथ्स के से कनेक्टेड, तो ये भी करेक्ट है, तो 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 48 पे। कह रहा था अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम। सबसे अर्लियर एविडेंस हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो मेहरगढ़ से मिला था। कोल्डिवा से राइस के बारे में पता चला था, याद कीजिए। ठीक है, देख लीजिए अर्लियर एविडेंस एग्रीकल्चर कहाँ मिला था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मेहरगढ़ में। यह जो साइट है वो लोकेटेड है कांची प्लेन्स में, बलूचिस्तान, नाउ पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट, बिल्कुल करेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी बहुत आप लोगों में से बहुत लोगों का ऑप्शनल भी होगा, जिसमें हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर ऑफ मैन को पढ़ते हैं। होमोशेपियंस, जावा मानू, ऐसे से बहुत सारे लोग होते हैं, पिकामाइन, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। थर्ड कहता है एथनोलॉजी। तो जो एथनोलॉजी है ना, वो बेसिकली किस चीज़ पे बात ज़्यादा करता है, इसमें हम लोग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के बारे में बात करते हैं। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो वो प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। एथनोलॉजी की बात करें तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग लोगों की बात करता है, किस तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वैरी करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 50 कह रहा है विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ मैन अरेंज द फॉलोइंग होमिनिड्स स्पीसीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, कौन कब आया पहले, किसको हम लोग पहले खोज के निकाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर सिनेंथ्रोपस, फिर नेंडेथ्रल एंड देन क्रोमैग्नन, यही सीक्वेंस था। और अब हम लोग सीक्वेंस में अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो आपको कहाँ मिलेगा, बेसिकली इसकी इवैल्यूएशन जो हुई थी वो अफ्रीका वाले रीजन में हुई थी, अफ्रीकन रीजन में। ठीक है। इंडो सीनो वार भी होता है चाइना में। आप नाम से ही, मैं तो नाम से बताया था इसको, इवन मैं नहीं पढ़ता तो ही बताया था। नेंथेड्रल कैथेड्रल चर्च याद आ रहा है, यूरोपियन रीजन में। क्रोमैग्नन की बात कर ले, इसको हम लोग अर्ली होमोसेपियंस कहते हैं। ये आपको अपर पैलेलिथिक एज वाले में ये मिला था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2। देखिए एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो आप लोग उसी तरीके से इसको प्रेज भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं मुझे मतलब दिखे कि हाँ ठीक है, लोग इसको वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज फिर बेनिफिट नहीं मिलता ना। चलिए, ये था हमारा चैप्टर 2 प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया।
अगले चैप्टर मिलते हैं हम लोग द इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और साइंस भी शुरू करेंगे अब साथ साथ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।